हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग मिल रहे हैं अगले टॉपिक के साथ, दैट इज डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो बेसिकली लास्ट जो हमने देखा था मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम था, जिसमें 3 मेथड थे। पहला था आउटपुट मेथड, दूसरा इनकम और तीसरा एक्सपेंडिचर। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिकल्टीज। कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती है? 2 तरीके की डिफिकल्टी है। सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम क्या है वो जानते हैं। नेशनल इनकम क्या है? टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। अब इसमें इसको जब काउंट किया जाता है, इसको जब मेजर किया जाता है, तो इसमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। 2 तरीके की डिफिकल्टीज आती हैं। पहला आता है थ्योरेटिकल और दूसरा आता है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो चलो इसको डीप में डिस्कस करते हैं। पहला थ्योरेटिकल डिफिकल्टी है। तो थ्योरेटिकल डिफिकल्टी में सबसे पहला आता है ट्रांसफर पेमेंट। एनी काइंड ऑफ पेमेंट विच इज रिसीव बाय द गवर्नमेंट, वो जो होता है वो कंप्लीटली क्या होता है? इग्नोर्ड होता है एज एन नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो इंडिविजुअल गेट पेंशन, हर एक इंसान को पेंशन मिलता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है? अगर सपोज कोई इंसान ड्यूरिंग द वर्क टाइम इंजर्ड हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब वो रिटायर्ड हो जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी क्या करती है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसे प्रोवाइड कराती है। So, but whether these transfer payments should be included in national income or not is a major problem. Why it is major problem? Because they are part of individual income. On the other hand, they are part of government expenditure as well. Okay, so ये this is the actual reason. मतलब वो individual का income तो है, लेकिन somehow वो क्या कर रहा है? Government spend कर रहा है उनके ऊपर. So that is why it is not allowed as per the national income, measurement of national income. So hence transfer payment are not allowed in the national income. Next आता है हमारा इलीगल इनकम। इलीगल इनकम मतलब किसी भी तरीके का गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा। गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग, ये सारी चीजें जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ फॉरेन फर्म। अच्छा, according to IMF, income of a foreign firm should be included in the national income of country where the firm actually undertake a production work. अगर बाहर देश से कमाया हुआ पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कब? जब वो फर्म जो है एक्चुअली प्रोडक्शन करती है। हाँ, इन दिस केस ये क्या करती है? ये इंक्लूड की जाती है इन काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अनपेड सर्विसेज। इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा? अनपेड सर्विस हो रहा है। और अगर मैंने आपसे पैसे लेके आपको पढ़ाया तो वो क्या हो जाएगा? पेड सर्विसेज होगा। सो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड सर्विस and goods are considered. So however, there are number of unpaid services which are not accounted in the calculation of national income. For example, यहाँ पे दिया हुआ है सर्विस ऑफ हाउसवाइफ एंड द सर्विस फॉर प्रोवाइड फॉर द आउट ऑफ लॉ। दैट इज सिंपली आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग। किसी भी तरीके का काम जो अफेक्शन से किया जाए, मैसेज से किया जाए, सिंपैथी से किया जाए, चैरिटी से किया जाए, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर वही आप बेचने के पर्पज से प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो जो है नेशनल इनकम में काउंट होगी। लेकिन आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। सो द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय अ फार्मर एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर डू नॉट एंटर द मार्केट, सो हेंस दे आर नॉट अकाउंटेड इन द नेशनल इनकम। जब वो मार्केट में एंटर ही नहीं कर रहे हैं बेचने के पर्पज से, तो उनकी जो भी कमोडिटी है, तो वो जो भी उनका पैसा है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, जो भी तरीके की सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो भी क्या होती है? नेशनल इनकम में को काउंट करने के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करती है। जैसे गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ पब्लिक सर्विस प्रोवाइड, जैसे लॉ को मेंटेन कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन कर रही है, डिफेंस में पैसा बहुत सारा लगा रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगा रही है, एजुकेशन में लगा रही है, हेल्थ सर्विसेज में लगती है। सारे जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट कौन से बेसिस पे लगाती है? मार्केट प्राइस के बेसिस पे लगाती है। सो एज द
रियल वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज आर नॉट नोन। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो इनको नहीं पता होने की वजह से क्या होता है, ये क्रिएट करता है theoretical difficulty to measuring the national income। नेक्स्ट आता है चेंज प्राइस। अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन देखा जाता है तो इन टर्म्स ऑफ दिस वन यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम। सो डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन दी प्राइस लेवल। अगर प्राइस कांस्टेंट होती है तो नेशनल इनकम क्या होता है, काउंट करने में इजी हो जाता है। जैसे कि when the price level rise, the national income may also shows increase even the tough of production have decreased, and when the price level falls, the national income may show decrease even there are maybe increase in production। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम की वजह से भी अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन देखा जाता है, इन दैट केस भी क्या होता है, नेशनल इनकम को काउंट करने में डिफिकल्टी क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टी की। मैंने सोचा था कि मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन चलो इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं फटाफट क्योंकि बहुत इजी है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डबल काउंटिंग। अगर एक प्रोड्यूसर कोई गुड्स बना रहा है तो वो चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो कोई भी गुड्स हो, जब तक वो फाइनल बन नहीं जाता है तब तक उसको आप काउंट नहीं कर सकते फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो द ग्रेट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ डबल काउंटिंग, ये कब अराइज होता है, फ्रॉम द फेलियर ऑफ डिस्टिंग्विश प्रॉपरली बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। जब तक एक प्रोड्यूसर को इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में डिफरेंस नहीं पता होगा, वो क्या क्रिएट करेगा, वो डबल काउंटिंग वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर उसको प्रॉपर तरीके से पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड्स क्या है तो वहां पर ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जिस्टिंग ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। अब यहाँ पे नॉन मोनेटाइज सेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जहां पर पैसे का कोई लेन देन ही नहीं हो, है ना। बहुत सारे से गांव खेड़े एरिया है जहां पर कुछ लोग अपने खेतों में काम करा लेते हैं मजदूरों को और उसके बदले उन्हें कुछ अनाज दे देते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर किसी भी तरीके का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो इन दैट केस वो जो सर्विस का जो भी है वो क्या होता है, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं करता। So in India, especially in rural area, there are exist of non-monetized sector. Agriculture still being in the nature of subsistence farming, a major part of production is partly exchange for goods to goods. That is called as barter system. So it is also not count for the national income. Next आता है inadequate and इन अनरिलायबल डेटा, यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं है या अनरिलायबल डेटा है तो इन दैट केस भी डिफिकल्टी क्रिएट होती है नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। सो एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू द क्रॉप्स, फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज आर नॉट अवेलेबल इन डेवलपिंग कंट्री। यानी कि ये जो सेक्टर्स है यहाँ पर प्रॉपर डेटा ना मिलने का प्रॉब्लम जो है वो अक्सर देखा जाता है। बिसाइड दिस डेटा ऑन अनअर्न्ड इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑफ अर्बन एंड rural population are not available. So that is why it also create the problem of counting of national income. नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, आपने एक लैपटॉप खरीदा, वो लैपटॉप बार बार खराब हो रहा है, बार बार उस पर रिपेयर करा रहे हो, बार बार एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो वो जो पैसा है वो क्या होगा, वो काउंट, जब आपने लैपटॉप खरीदा पहली बार खरीदा तो वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं काउंट होगा फॉर कैलकुलेट नेशनल इनकम। लेकिन आप बार बार उस पर खर्चा कर रहे हो तो वो somehow उसका कैलकुलेशन नहीं होगा। So depreciation refers to wear and tear a capital asset due to their use in the process of production. So there may be uniform, common or acceptance standard rate of depreciation applicable to the various capital assets. So it is difficult to correct डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि जितना इंसान अलग अलग है वो अलग अलग स्टैंडर्ड रेट लगाता है डेप्रिसिएशन का। सो इन दैट केस इट क्रिएट द डिफिकल्टी टू कैलकुलेट और करेक्ट मेजरमेंट और करेक्ट डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो इट क्रिएट डिफिकल्टी ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस। सो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस विच अकर
to occur to the property owner by increase or decrease the market value of their capital asset or change in the demand. अब यहाँ पर क्या है, अगर आपने डिमांड चेंज होने की वजह से सम टाइम आप आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको उससे प्रॉफिट हो जाता है, कभी आपको लॉस हो जाता है. सो दिस इंक्लूड इन द नेशनल इनकम बिकॉज these changes do not result the current economic activities. तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं ये इंक्लूड नहीं हो पाता है ड्यू टू करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट आता है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस. अच्छा, इलिटरेसी और इग्नोरेंस की वजह से भी प्रॉब्लम देखने मिलता है फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम. व्हाई? बिकॉज स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप एन अकाउंट फॉर द प्रोडक्शन. यानी कि जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं उसका कोई उनके पास एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, जिसकी वजह से, और ना ही उनके पास कोई कितना अमाउंट है, कितना उसकी वैल्यू है, वो सारी चीजें ना होने की वजह से ऑल्सो इट क्रिएट डिफिकल्टी टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, इसका सिंपल सा मतलब अगर बताऊं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं फॉर अर्निंग ऑफ मनी. तो उनका जो इनकम सोर्स है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ calculated national income. In India, working population is not clearly defined, so farmers in India are not engaging in agriculture around the year. So obviously in the off season they engage themselves in alternative occupation. In this case, it is difficult to identify their income from the particular occupation. Valuation of inventories, raw material, intermediate goods, semi-finished goods, finished products in the stock of producer are known as inventories. So any mistake in the measuring of value of inventory so will distort the value of final production, and this creates the problem for measuring national income. ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है मैंने. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 को अगले वीडियो में. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए. तो गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू.